ज़रूरी नहीं कि इश्क में बाहों के सहारे ही मिलें, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है साहब। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु गोस्वामी है और आज मैं लेखिका शिवानी जी की ऐसी ही एक अधूरे प्यार और बेवफाई की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है केया। एक पल को डॉक्टर टंडन स्तब्ध रह गईं। इतने वर्षों पश्चात विधाता यह कैसी परीक्षा ले रहा था उसकी। उसने कनखियों से इधर उधर देखा, फिर हाथ में मुड़ी तुड़ी चिट्ठी को यत्न से खोलकर पढ़ने लगी। यह सचमुच ही ईश्वर की असीम अनुकंपा थी कि उसे ऐसा एकांत जुट गया था, नहीं तो इस समय तो उसके कमरे में छात्र छात्राओं की बहुरंगी भीड़ उसे घेर कर मधुमक्खियों की भांति गुनगुनाने लगती थी। ब्लैक बोर्ड पर उसी के हाथ का बना हम दो हमारे दो का चित्र अभी भी धुंधला नहीं पड़ा था। यह तो उसके पिछले दिन का पाठ था। नित्य इसी समय वह 5th ईयर की क्लास लेती थी। तब क्या आज फिर कोई हड़ताल चल रही थी? कुछ ही दूर पर एक तार से लंबी नर्स एक स्टील के भगोने में ऑपरेशन के लिए औजार उबाल रही थी। सहानुभूतिपूर्ण तरल दृष्टि से उसे देखकर डॉक्टर नलिनी टंडन ने आंखें फेर लीं। बेचारी लड़की, भाग्य अच्छा होता तो क्या इस समय यहाँ भगोने में औजार उबालती? अपने घर के चौके में ऐसे ही दाल उबालती इसी नर्स की अस्वाभाविक लंबाई क्या स्वयं ही आकर्षक नहीं बन जाती? आप बेकार आई डॉक्टर, उसने एप्रिन से हाथ पोंछकर कहा। आज हड़ताल हो गई है। मैं तो इमरजेंसी में थी, इसी से आना पड़ा। डॉक्टर मेनन का ऑपरेशन डे है ना आज। ओह, आश्वस्त होकर डॉक्टर टंडन उठ गई। अच्छा है, आज उसका ऑपरेशन डे नहीं है। कहीं होता तो वह क्या करती? मन की जैसी अवस्था थी, उसमें किसी दूसरे की दुखती रग पर क्या वह नश्तर धर पाती? आज तो यह निगोड़ी चिट्ठी स्वयं नश्तर बनी पल पल उसके कलेजे में धंसती जा रही थी। एक लंबी सांस उसकी रंग होठों को कपाती शून्य में विलीन हो गई। चिट्ठी अभी भी उसकी मुट्ठी में बंद थी। एक बार भी ठीक से वह उसे पढ़ नहीं पाई थी। पहले तो उसने पति की उपस्थिति में ही उसे खोल दिया था, फिर अचानक वह विस्मृत संबोधन उसे विष्ठर की भांति डस गया था। इस नाम से उसे पुकारने वाला तो एक ही व्यक्ति था। घबराकर उसने चिट्ठी उसी डाक से आई किसी मेडिकल फर्म की डायरी के बीच दबा दी थी। यह तो अच्छा था कि उसकी शक्की पति का ध्यान उस समय अपने नाश्ते पर केंद्रस्थ था। यह कैसी डबल रोटी आ रही है जो आजकल एकदम खट्टी? और ये कमबख्त कुबेर के स्क्रैम्बल बनाना अभी तक नहीं सीख पाया। इससे तो मैं एरोड्रम में ही ब्रेकफास्ट ले लेता। ठीक भी तो है, वह बड़बड़ाता जा रहा था। नौकर भी क्या करें जब मालकिन को ही घर के मालिक की कोई चिंता नहीं है। हमारे डॉक्टर ने साहब को सड़ी बच्चेदानियाँ और ट्यूमर निकालने से इतनी भी फुर्सत नहीं मिल पाती कि महीने भर के लिए बाहर जा रहे मालिक के अंडे टोस्ट की ओर देख लें। आज तो शायद तुम्हारा ऑपरेशन डे नहीं था, इतना तो कर ही सकती थी। किंतु डॉक्टर नलिनी टंडन बिना कोई कैफियत दिए चुपचाप चाय पीती रही थी। कुर्सी ठेलता, प्लेट कांटे, चम्मच झमाझम इधर उधर पटकता उसका बौना बदसूरत पति नैपकिन से मुंह पोंछकर उठ गया था। मेरी ग्रे जर्सी रख दी है ना तुमने? उसने चलते चलते मुड़कर पूछा तो नलिनी को लगा उसकी दाईं आंख जैसी और भी भैंगी लग रही है। विवाह के दिन पति की इसी भैंगी आंख को देखकर वह कितना रोई थी, पर धीरे धीरे श्वसुर गृह के वैभव के बीच उसी पति का बौना कद, श्याम वर्ण और भैंगी आंख सब कुछ जैसे कहीं विलीन हो गए थे। बीच बीच में वह अपने छात्र छात्राओं की फुसफुसाहट सुनती अवश्य थी। डॉक्टर टंडन के पति को देखा है तुमने? एकदम रावण है बेचारी डॉक्टर टंडन। नलिनी सब कुछ सुनकर भी अनसुनी कर देती। कई बार वह अपनी छात्र मंडली को आग्रह पूर्वक अपने दर्शनीय प्रासाद में आमंत्रित कर अपनी आतिथ्य की औदार्य से अभिभूत कर देती, जैसे उन्हें दिखा रही हो पति देखने में रावण है तो क्या हुआ, देखती नहीं मेरे लंकापति की सुवर्ण नगरी का वैभव कैसा है। किंतु फिर भी शरारती छात्र मंडली बाज नहीं आती। दोनों साथ साथ घूमने निकलती तो ब्यूटी एंड बीस्ट की स्पष्ट फुसफुसाहट नलिनी को सहमा कर रख देती। विवाह के 20 वर्षों में वह अपने पति को संतान नहीं दे पाई थी। इसी से मातृत्व वंचिता उस नारी का सौंदर्य शायद 20 से 19 भर भी नहीं हुआ था। अभी भी उस खरी खतरानी के गौर उज्ज्वल वर्ण में कुंठा की एक रेखा तक नहीं उभरी थी।
खाने की मेज पर क्रोधी पति की नित्य की चकचक ने उसकी स्वाभाविक क्षुधा का गला कब का घोट कर रख दिया था। एक दिन भी शायद वह ठीक से खाकर नहीं उठ पाई थी और उसी सीमित आहार ने छरहरी शरीर पर अनावश्यक मांस की परत भी नहीं चढ़ने दी थी। वह अब भी वैसी ही इकहरी शरीर की छरहरी बनी रह गई थी जैसी 20 वर्ष पूर्व थी, और आज उसी 20 वर्ष का बीता अतीत फटाफट उल्टी लपेटी जा रही किसी फिल्म की भांति स्वयं फड़फड़ाता उसे पीछे खींच रहा था। नर्स औजार लेकर चली गई तो उसने द्वार बंद कर लिया और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। बंगाल की उस जटिल कलात्मक लिपि को पहचानने में उसने भूल नहीं की थी। केया, बड़े कष्ट से तुम्हारा पता जुटा पाया हूँ। सोचा था जानबूझकर कभी तुम्हारे मार्ग का कांटा नहीं बनूंगा, पर आज इस परदेश की मृत्यु शैया पर पड़े पड़े जब भी आंखें बंद करता हूँ, केवल तुम्हारी ही अश्रुपूर्ण विवर्ण आंखें दिखने लगती हैं। तुमने उस दिन जयपुरी चुनरी पहनी थी, पीली चूनर में बड़ी बड़ी लाल बुंदकियाँ थीं। अपनी बंगाल की लड़कियों को नित्य तांत की साड़ियों में देखने की अभ्यस्त मेरी आंखें तुम्हारा वह रूप देखकर चौंधिया गई थीं। केवड़े की उस कुंज की सुगंध जैसे तुम्हारी उस पीली बांधनी में रस बचकर रह गई थी। उसी दिन मैंने तुम्हें यह नया नाम दिया था, केया। याद है ना? केवड़ा को बंगाल में केया कहते हैं। कितना सुंदर होता है केवड़े का लंबा पुष्प। उसी पुष्प पर मैंने जेब से पेन निकालकर चंडीदास का पद लिखकर तुम्हें थमाया तो कर्ण मूल तक फैल गई तुम्हारी कुंवारी पीड़ा का अबीरी रंग मुझे और उन्मत्त कर उठा था। केवड़े के स्निग्ध कलेवर पर लिखी गई वे पंक्तियाँ क्या मैं आज भी भूल चुका हूँ? सोनार कटोरी कुछ युगगिरी कनक मंदिर लागे। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, इसी से छलनामय मृत्यु के आह्वान को भी ठीक ठीक पहचान सकता हूँ। वह लाख पंजे दबाती बिल्ली किसी चाल में आए, पर वह आ रही है, यह मैं निश्चित रूप से जान चुका हूँ। इसी से आज चलते चलते तारुण्य की विस्मृत सहचरी से अंतिम बार हाथ मिलाने को मेरी दोनों बाहें शून्य में फैली जा रही हैं। क्या एक बार मुझे देखने आ सकेगी? नीचे अपना स्पष्ट पता देकर उसने उसे चेतावनी भी दे दी थी। इस दरिद्र रुग्णा डॉक्टर का दारिद्र्य, उसके भयानक रोग की दुर्गंध तुम्हें कहीं देरी से ही डसकर न लौटा दे, इसी से करबद्ध प्रार्थना है केया। यदि तुम्हारे पहुंचने तक मैं चेतना खो बैठा तो मेरी देहरी से ही मत लौट जाना। ओह, वह तो समझती थी कि हृदय का वह गहरा घाव कब का भर चुका है, पर आज चिट्ठी पढ़ते ही उसका कलेजा धड़कने लगा था, जैसे स्वयं देववर्मन उसके सम्मुख हंसता खड़ा हो गया हो। उसकी किस रोग की दुर्गंध उसे डस सकती थी भला? उसकी देह की कस्तूरी मृग की सी सुगंध तो वह अब भी आंखें बंद कर स्मृति के नथुने भींचते ही सूंघ सकती थी। उजला रंग, लड़कियों सी लजीली हंसी और लंबोतरा ऐसा चिकना चुपड़ा चेहरा जिसे देखकर लगता था उस पर कभी दाढ़ी मूंछ उगेंगी ही नहीं। नलिनी के प्रवासी नाना प्रत्येक छुट्टी में नलिनी को बड़े आग्रह से बुला भेजते और बंगाल की उस ननिहाल का आकर्षण नलिनी के लिए भी कुछ कम नहीं था। तीनों मामियों की वेशभूषा, साज सज्जा और बोलचाल में उत्तर प्रदेश एवं बंगाल की संस्कृति का अद्भुत सम्मिश्रण रहता। सफ़ेद सन से बालों के बीच सिंदूर की गाढ़ी रेखा खींचकर नानी झूम झूम कर पढ़ती थीं काशीदासी रामायण। तीनों मामियों के आंचल में बंधे चाबी के गुच्छे, छटाक छटाक भर सिंदूर की बिंदी और हाथ की लोहे की चूड़ी के बीच खनकता शांखा देखकर वे स्वयं भी प्रवासिनी बन उठती। छुट्टियां खत्म होती को होती तो वे रुआंसी हो उठती। बंगला उपन्यासों में पढ़ी जमींदारों की हवेली की रूपकथा ही जैसे उसके ननिहाल के रूप में साकार हो उठती थी। बड़ी बड़ी हांडियों भरे चमचम, रसगुल्ले, बटी से मशीनी गति से सब्जी काट रही मामियाँ, उधर नानी के चौके से आ रहा फ्राई बागदी चिंगड़ी की सौंधी सुगंध, कांसे की थालियों में परिपाटी से सजे बैंगन भाजा और फूली फूली बंगाल की लुचियों का अपूर्व आमंत्रण पाकर वह बौरा सी उठती। और फिर प्रत्येक ग्रीष्मावकाश में ननिहाल आने का एक और भी आकर्षण रहता, और वह आकर्षण था मृगांक देववर्मन, उसके छोटे मामा का सहपाठी। नलिनी के प्रगतिशील ननिहाल में उसके पितृगृह की सी बंदिश नहीं थी। वहाँ निरामिष भोजी पिता के चौके में प्याज लहसुन की छौंक भी वर्जित थी।
यहाँ बिना मांस मछली के मामा गस्सा तक नहीं तोड़ते थे। आए दिन मझले मामा अपनी संगीत रसिक मित्र मंडली को निमंत्रित करते रहते और वही नलिनी का प्रथम परिचय हुआ था मृगांक देववर्मन से। फिर प्रत्येक छुट्टी में वही परिचय प्रगाढ़तर होता चला गया। बंगाल के न जाने कितने वेणुवन, घाट, पोखर, भग्न मंदिरों के गूढ़ मंडप वह छोटे मामा के इसी मित्र की साइकिल के पीछे बैठ बैठकर घूम आई थी। इंटर की परीक्षा देकर वह उस बार कुछ पहले ही ननिहाल आ गई थी। इस बीच दोनों के बीच नियमित व्यवहार भी चल चुका था। इसी से मृगांक को देखते ही नलिनी ने आंखें झुका ली और उसी नतमुखी दृष्टि से स्वतः स्फूर्त आत्मसमर्पण की स्पष्ट झलक पड़ने में मृगांक ने भूल नहीं की। जीवन में पहली बार किसी रमणी की रमणीयता ने उसे मुक्त किया था और शायद उस रमणीक व्यक्तित्व का आह्वान उसी अविवेक उद्धति की जानलेवा गहराई में डुबाकर भी रख देता। पर इसी बीच नियति ने किसी पटुबधिक किसी सधी निशानेबाजी से नलिनी को बींधकर दूर पटक दिया। बंग प्रवासी जमींदारों की अय्याशी, समृद्ध श्वशुर का अनुशासनहीन परिवार, बंगाल मिश्रित हिंदी की बोलचाल, यह सब नलिनी के पिता को जरा भी नहीं सुहाता था। किंतु मातृहीन पुत्री को वहां न जाने से वह कभी रोक नहीं पाते थे। पर इधर ननिहाल से लौटी पुत्री की गतिविधि में एक नया ही लटका देखकर उन्होंने कान खड़े कर लिए थे। उनसे बिना पूछे ही जब वह हॉस्टल से सीधे ननिहाल चल दी तब वह बौखला गए। लड़ झगड़ कर वह उस बार उसी साथ ही नहीं लेवा लाए। भाग्य से मिले समृद्ध कुल के एक मित्र पुत्र के हाथ में अबाध्य सुंदरी पुत्री का हाथ थमाकर उन्होंने गंगा नहा ली। नलिनी ने तो रो धोकर घर ही सर पर उठा लिया था। इतनी लगन से उसने बायोलॉजी से इंटर किया था कि डॉक्टरी पढ़ेगी। अब क्या खाक डॉक्टरी पढ़ सकती थी वह। इधर अपनी कुत्सित बौने पुत्र के पार्श्व में उस लक्ष्मी सी पुत्र वधू को प्रतिष्ठित कर राजकिशोर टंडन की बाँछें खिल गई थी। रूप रंग में सचमुच ही खतरानी बहू मिली थी उन्हें। चलो, वंश का रूप रंग सुधरेगा। उनके पिता ने तो केवल धन देखकर ही सांवली साधारण नैन नक्श की बहुओं से घर पाट कर रख दिया था। आज उन्होंने पिता की उसी भूल का प्रायश्चित कर लिया था। किंतु इतना रो क्यों रही थी बेचारी। क्या उनके पुत्र की भैंगी आंख उसने देख ली थी या उसका बौना कद। क्यों रो रही है हमारी बहू समधी जी। उन्होंने बड़े लाड से उसकी झुकी सिसकियों से कांपती पीठ थपथपाकर पूछा था। यकीन मानिए, हमारे घर की बहुएं बेटियों की ही सी आज़ादी से सिर उघाड़े फिरती हैं। नहीं नहीं, आप इसके रोने की चिंता ना करें। नलिनी के मध्यम वर्गीय पिता समधी का अटूट वैभव देखकर वैसे ही चकर घिन्नियाँ खा रहे थे। नासमझ पुत्री का रोना देखकर उन्हें बेहद गुस्सा भी आ रहा था। इसका रोना तो अपनी डॉक्टरी के लिए है। कहती थी मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी। मूर्ख कहीं की, रानी बनकर राज करने जा रही है। 20 डॉक्टरनियाँ तो अब इसके यहाँ पानी भरने आया करेंगी। खोखली सी हंसी हंसकर नलिनी के पिता ने उसकी पीठ सहलाई थी। ओह, तब तुम मत रो बेटी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें डॉक्टरी पढ़ाऊंगा। उसके ससुर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा और उनका वही हाथ फिर उनकी मृत्यु तक उसके कंधे से नहीं उठा। विधुर ससुर की पितृतुल्य ममता पाकर वह धन्य हो गई थी। जिस वर्ष उसने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया उसी वर्ष संभावित मातृत्व की बेड़ियां उसके पैरों में खनकने लगी थीं। किंतु उस मूर्खा ने विधाता का अकृपण हाथ से दिया गया वह अपूर्व दान स्वयं ही लौटा दिया था। पूरे 20 दिन उसे क्लिनिक में रहना पड़ा था और फिर जब वर्षों पश्चात उसने स्वयं विधाता के सम्मुख आंचल फैलाया तब उस विलक्षण सन की दानी ने मुंह फेर लिया। फिर भी कभी ससुर ने उसे एक पल को भी यह अनुभव नहीं होने दिया कि उसकी सूनी गोद ने उसका मूल्य घटा दिया है। केवल मृत्यु के 1 घंटे पूर्व वृद्ध ससुर का अब तक यत्न से लगाया गया मुखौटा पल भर को खिसक गया था। बेटी, एक ही इच्छा मन में रह गई और फिर उनका गला भर आया था। ससुर की कौन सी इच्छा उनके संग चली जा रही है यह नलिनी खूब समझ गई थी। आज उसने अपनी वह मूर्खता न की होती तो वह 4 कंधों पर हुलसते जा सकती थी। ससुर की मृत्यु ने उसे बुरी तरह झटक दिया था। क्रोधी विलासी पति का अस्तित्व उसे जीवन में पहली बार ग्रस्त कर उठा। उतने बड़े मकान के शेर के पिंजरे में अब उस आदमखोर के साथ उसे अकेले ही रहना था। उस सर्कस के अधसीखे क्रोधी सिंह को साधने वाला
अनुभवी रिंग मास्टर उसी हाथ का चाबुक थमाकर सदा के लिए अवकाश ग्रहण कर चुका था। इसी से उसने अब अपने को आकंठ अपनी नौकरी में डुबोकर रख दिया। पति अपनी कंपनी की नाना उदार सुविधाओं के बीच देश विदेश के सौंदर्य तीर्थों में मनचाही गंगा नहा सकता था। यही नहीं, एक से एक सुदर्शन क्षीण कटी की गंगाजली के छलकती गंगाजल से उसका घर आए दिन पवित्र होता रहता। कभी पति की कंपनी की एक रिसेप्शनिस्ट आकर 7-8 दिन बिता जाती, कभी एकाध विदेशी नकली दंपत्ति की मरीचिका के चमकती निर्मल सैकता को वह हाथ पर चल रही जूं सा पकड़ लेती। कभी पाकिस्तान की किसी तस्कर सुंदरी का उससे परिचय कराकर वह कहता, हाजी साहब की बेटी है जोहरा हसन, बाबूजी की प्रिय मित्र थे हाजी साहब, बड़ी धार्मिक है, इस छोटी उम्र में ही मक्का मदीना जा रही है, 8 दिन हमारे पास ठहरेगी। व्यंग्य से नलिनी के होठ टेढ़े पड़ जाते। बॉडी स्टॉकिंग की बंधे मुखर उभार को तीखी एड़ियों पर साधती वह सिंधुरा गामिनी पूरे 8 दिनों तक उसकी छाती पर मूंग दलती रही थी। सब कुछ देखकर भी नलिनी ने देखे का अनदेखा कर दिया था। इतना वह जानती थी कि एक न एक ऐसी ही कोई विजातीय रहस्यमयी सुंदरी उसके पति को ले डूबेगी। वह स्वयं पति की ओर से उदासीन हो गई थी। इसी से उसे अब निरंतर विदेशी प्रवासी पति के विरह का न भय था, न स्वदेशागमन के पश्चात मिलन का उल्लास। 3 वर्षों से उन दोनों के शयन कक्ष भी एकदम 2 सिरों पर थे। उसे कभी कभी रात को भी मरीज देखने जाना पड़ता और उसके जाने या आने का खटर पटर सुनकर उसका पति बुरी तरह झल्लाने लगता था। क्या रात, आधी रात को भी नींद खराब करती रहती हो, कल से अपना कमरा अलग कर लो, समझी? किंतु नलिनी फिर भी नहीं समझी। तभी शायद परिस्थिति ने उसे दृष्टांत सहित सब कुछ समझा दिया था। उस दिन उसका ऑपरेशन डे तो था ही, उस पर इमरजेंसी की बिगाड़ में भी पकड़ी गई थी। बड़ी रात को वह एक सिजेरियन, एक बीच और एक ट्यूबनल प्रेगनेंसी को निपटाकर घर लौटी तो देखा कि नित्य की प्रतीक्षारता पद्मा कहीं नहीं है। पद्मा मैथ्यूज 4 वर्षों से छाया की भांति दिन रात उसके साथ रहती थी। मूडी मालकिन के जटिल व्यक्तित्व की एक एक चीज को वह खोल खोल कर समझ चुकी थी। कब डॉक्टर टंडन बोलना पसंद करती हैं, कब चुप रहना चाहती हैं, कब चाय लेंगी, कब कॉफ़ी, यहाँ तक कि किस दिन कौन सी साड़ी पहनना चाहेंगी और उसके साथ कौन सा ब्लाउज़, कौन सी चप्पल, पर्स, सब वे छांट छूट कर पलंग पर लगा जाती। सरकारी वेतन के अतिरिक्त उदार स्वामिनी के औदार्य से उसका पटुआ निरंतर छलकता रहता। रूप न देकर भी उस केरल कन्या की देह के सौंदर्य को विधाता ने बड़ी लगन से संवारा था। वह केवल अपनी अलस चाल से ही किसी भी मनचले पुरुष का दिल बांधकर कील से जड़ सकती थी। धीरे धीरे वह चतुरा स्वयं दूती जान गई कि उदार गृह स्वामिनी की धन की तिजोरी की ही भांति उसकी सौभाग्य तिजोरी पर भी खुला ताला बड़ी लापरवाही से लटका रहता है। एक की कुंजी का गुच्छा तो गुरु नितंबिनी की कटी में झूलता ही था, अब दूसरी कुंजी की ओर वह स्वयं ही लपक गई। एक दिन आधी रात को नलिनी को मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा। वह उस दिन जानबूझकर ही पद्मा को घर छोड़ गई थी। पति का कदर रुचि का वह उस पर स्पष्ट प्रमाण लेने की शायद उल्टी पैरों लौट आई थी। पद्मा नित्य उसके कमरे में ही सोती थी, किंतु उस दिन पद्मा के पलंग पर एक सिगरेट केस पड़ा था। उस सिगरेट केस का सूत्र पकड़कर वह क्रोध और अविश्वास से कांपती सीधी पति के कमरे में चली गई थी। यही सिगरेट केस उसकी अपनी पहली तनख्वाह से पति को दी गई पहली प्रेम भेंट थी। सामान्य रूप से भिड़ा द्वार हाथ का स्पर्श पाते ही स्वयं खुल गया। नलिनी का पति बेखबर सो रहा था। उसकी काली भुजंग सी बाह पर सिर धरकर लेटी थी पद्मा मैथ्यूज। नलिनी को अचानक कमरे में देखकर वह हड़बड़ाकर उठ गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए नलिनी प्रस्तुत नहीं थी। पद्मा सिर झुकाए रोने लगी। नलिनी ने आज तक उसे कभी रोते नहीं देखा था। बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें उसकी बंधनहीन वक्ष की लुभावनी उभार को भिगोने लगी। जाओ पद्मा, सो जाओ, अपनी बिस्तर तुम गोल कमरे में लगा लो, मैं बेहद थकी हूँ, आज अकेले ही सोना चाहती हूँ। नलिनी का कंठ स्वर कठोर न होकर भी गोलियां सी दाग रहा था। आंखें पोंछती पद्मा बाहर चली गई। एक क्षण को नलिनी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। सोई पति को झकझोरने उसकी बाह आगे बढ़ी
फिर उसने बाँह स्वयं ही पीछे खींच ली और तेजी से बाहर निकल आई। दूसरे दिन अपने निष्कासन के लिए अपने को स्वयं ही प्रस्तुत कर पद्मा ने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया था, किंतु नित्य की भांति वह चाय की ट्रे लेकर नलिनी के कमरे में गई तो अपनी विलक्षण स्वामिनी को देखकर अवाक रह गई। नित्य के ही सौम्य स्मित से नलिनी ने उसका स्वागत किया। न डांट, न डपट, न सुंदर चेहरे पर एक शिकन। फिर भी पद्मा सिर से पैर तक काँप कर रह गई थी। नलिनी ने एक शब्द भी नहीं कहा, किंतु उन शांत झील सी आंखों की आदर्शी लपटों ने पद्मा को झुलसा कर रख दिया था। एक नारी दूसरी नारी को इससे बड़ी सजा और दे भी क्या सकती थी। नलिनी ने अपने पति से एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक भी तो था, उसकी पति की रुचि क्या एक ही पद्मा तक सीमित थी? चाहने पर भी क्या अपनी असंख्य सौतों से जूझ सकती थी वह? रो धोकर, चीख चिल्लाकर, सीन क्रिएट कर क्या लाभ? छलकती दूध के गिलास में मक्खी गिरती देख वह स्वयं यदि नहीं पी सकती तो उसे फेंक ही क्यों न दे? जब कोई मक्खी निकाल कर उस दूध को पीता चाहती है तो उसका क्या बनता बिगड़ता था। पति से उसकी सामान्य बोलचाल और भी कम हो गई और फिर दाम्पत्य जीवन के उस घुटन भरे वातावरण से विधाता ने उसे स्वयं ही क्षणिक मुक्ति दिला दी। पति को विदेश जाना पड़ा और भाग्य ने शायद विस्मृत उसके प्रेमी के आह्वान के साथ गुप्त मंत्रणा कर मुंबई बुला लिया। अपनी उसी यात्रा के बीच वह मार्ग की उस अपरिचित स्टेशन पर निश्चिंत होकर उतर सकती थी। उतनी दूर न उसे आत्मीय स्वजनों की संधान दृष्टि का घेरा बांध सकता था, न क्रोधी शक्की पति का। और यदि कोई मिल भी गया तो वह यह कहकर उसे घिस्सा दे सकती थी कि वह अपने ननिहाल की पूर्व परिचित फैमिली डॉक्टर को देखने निकल पड़ी है। अस्पताल से थकी मांदी वह अपने कमरे में लौटी और द्वार बंद कर अपनी धवल शैया पर पसर गई। इसी एकांत के लिए तो वह दिन भर छटपटाती रही थी। बटुए से निकालकर उसने एक बार फिर पत्र पढ़ा और आंखें मूंद लीं। अद्धी की कुर्ती की ढीली बाहों की विस्तृत घेरी ने जैसे उसे फिर से बांध लिया। उसके कानों के पास मुंह सटाकर मीठी आवाज में गाने वाला उसका सुदर्शन प्रेमी क्या अब बदल गया होगा? निये गए छूहिया की नामे डाकिया नैने नयन दिया। उन दिनों सचिन देव बर्मन के तरुण कंठ का यही गीत बंगाल की लक्ष लक्ष तरुण तरुणियों को मत्त कर देता था। कहती थी कि जब वह कहीं इसे गाती, मुक्त स्त्रियां हाथ की शाखा चूड़ियां निकाल निकाल कर उन पर निछावर कर देती थीं, और जब उसी गीत को अविकल वैसे ही सुमधुर कंठ से दोहराकर उसके प्रणयी ने उसे बाहों में घेर लिया तो उसने बंगाल की सधवाओं की शाखा से भी अधिक मूल्यवान वस्तु उस सुकंठी गायक पर निछावर कर दी थी। खजूर की एक दूसरे से लिपटे दो मिथुन वृक्षों के पीछे डूब रहे सूर्य ने उस लोहित वर्णी संध्या को किसी अनुभवी रंगमंच संचालक की दक्षता से ही अबीरी बनाकर छोड़ दिया था। केवड़े की उस सुवासित झुरमुट के पास ही लाल मिट्टी के चट्टान पर बैठी उस विजातीय भुवन मोहिनी षोडशी के देव दुर्लभ सौंदर्य को देखकर मृगांक देववर्मन पागल हो गया था। ऐसा रंग क्या बंगाल में दिया लेकर खोजने पर भी कहीं मिल सकता था? न जाने कितनी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए बिना एक शब्द बोले बैठे ही रह गए। फिर हड़बड़ाकर नलिनी ही पहले उठी थी। बाप रे बाप, नानी क्या कहेंगी? इतनी देर हो गई, वह भी इस केया वन में। यहाँ तो सुना है कि एक एक पेड़ पर केवटे सांप लिपटे रहते हैं। उसने कहा था, अपनी नानी से कहना नलिनी, आज एक भयानक केवटे सांप ने उनकी सुंदर नातिन को भी डस लिया है और उसका विष अब संसार का कोई ओझा नहीं उतार सकता। क्यों, है ना? उसे फिर खींचकर मृगांक ने उसी चट्टान पर बिठा दिया था और न जाने कब तक वह उन तीन भुजदंडों के बीच आंखें बंद किए कांपती खड़ी रही थी। फिर स्वयं मृगांक ने ही उसे बड़े यत्न से बाहों का सहारा देकर खड़ी कर दिया था। चलो नलिनी, घर चलें, उसने कहा तो नलिनी के पैर कांपने लगे थे। उसे लगा कि वह गिर पड़ेगी। कैसी नादानी कर बैठी थी वह, कहीं कुछ हो गया तब? नानी, तीनों मामियाँ, मामा उसका चेहरा देखकर ही क्या नहीं समझ जाएंगे? अंगारे से दहकते गालों के उस गुलाबी रंग को क्या वह छुरी से छीलने पर भी छुटा पाएगी? किंतु घर पहुंची तो नानी, मामियाँ, मामा सब अचानक सर्पदंड से हो गई प्रतिवेशी किशोर की आकस्मिक मृत्यु का समाचार पा मोटर लेकर चले गए थे। बूढ़ा चौकीदार द्वार पर ऊँग रहा था। देखो नलिनी,
ईश्वर कितना समझदार है। अब तुम ही बताओ, इतनी बड़ी कोठी में भला एक सुंदरी कुंवारी लड़की को मैं अकेली छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आखिर मित्र परिवार के प्रति मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। उसका धृष्ट दुस्साहसी प्रेमी एक बार फिर उसके कांपते अधरों पर झुक गया था। पर दुख कातर मामा, नानी और मामियाँ आंचलों की चाबियों के गुच्छे खनकाती लौटी तो उनके शोक विह्वल चेहरों पर किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं उभरी। न किसी ने उससे यह पूछा कि वह कहाँ गई थी और न किसी को यह जानने की ही उत्सुकता थी कि वह इतनी देर में कहाँ से लौटी। उल्टी नानी मृगांक को देखकर आश्वस्त ही हुई थी। ठीक किया बेटा, तुम रुक गए। बेचारी लड़की इतनी बड़ी कोठी में अकेली घबराती। ननिहाल का यही अविवेकी औदार्य शायद उसे ले डूबता, पर इसी बीच पिता उस पंजे में दबोचकर उठा ले गए थे। ट्रेन की खिड़की से सिर बाहर निकाले वह आंखें पोंछती तेजी से पीछे छूट जा रहे बंगाल के सुरम्य घाट, पोखर और ताड़ के वृक्षों को देखती रही थी। साड़ियों के बीच यत्न से संजोई केवड़ी की वह कोमल पत्ती ही उसके संक्षिप्त प्रेम प्रकरण के फटे पृष्ठ फड़फड़ा रही थी। दोनों ओर आरी के दांत से नन्हे नन्हे कांटों के बीच लिखी गई उन पंक्तियों को वह जितनी बार भी पढ़ती उतनी ही बार उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो जाती। समय के साथ साथ जब वही कोमल पत्ती सूखकर खंजर सी तीखी हो गई थी, हाथ में लेते ही उसकी कटारी से तीक्ष्ण धार चुभने लगी थी। नलिनी ने बंबई यात्रा के लिए सूटकेस निकाला तो साड़ियों के बीच उसे भी रख लिया। क्या पता वे सचमुच ही मृत्युशैया पर हो, कम से कम इस सूखी पर्ण का प्रमाण पत्र दिखा तो सकेगी उसे। देखा मृगांक, मैं भी तुम्हें नहीं भूली हूँ। चलने से पहले वह बड़ी देर तक अपना प्रतिबिंब देखती रही थी। उफ, इधर कैसा चेहरा हो गया था उसका, सूख कर एकदम काठ। पद्मा कांड ने उसे इधर भीतर भी झकझोर दिया था। सौत तो आटे चून की भी बुरी होती है, फिर यह जीती जागती सौत दिन रात उसकी छाती पर मूंग दले जा रही थी। पतली नाक पर उसने पफ फेरा तो स्वयं आश्वस्त हो उठी। यह अब भी निसंदेह उसका सर्वोत्तम लक्ष्य था, किंतु शरीर की लुनाई को भी क्या वह संजोर कर रख पाई थी? क्रोधी कामी हृदयहीन पति ने क्या उसके यौवन का मधुपात्र किसी वैम्पायर की भांति सोख नहीं लिया था? उसके सौंदर्य का अब एक ठूंठ सा अवशिष्ट रह गया था। चेहरे की बची खुची श्री उसके मरीजों ने हर ली थी और उसका भी जो शेष था वह कुंठित मेट्रेन नर्सों ने, लड़ती अस्पताल की जमादारनियों, छोकरी डॉक्टरों और अधूरी डॉक्टरनियों के नित्य नवीन प्रणय प्रसंगों ने चाट चूट कर रिक्त कर दिया था। वह हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट भी तो थी, किंतु बनने संवरने पर अब भी डॉक्टर नलिनी टंडन राह चलते लोगों की दृष्टि को अनायास ही बांध सकती थी। वह उन भाग्यवती गत यौवनाओं में से थी जिनका यौवन जाते जाते भी उनका आंचल पकड़कर ठिठक जाता है। आज उसका वही कालजयी सौंदर्य उसे आश्वस्त कर उठा। ट्रेन चली तो उसने अपना हल्का फुल्का सूटकेस किनारे खिसकाकर पैर फैला लिए। कानपुर तक वह अकेली ही रहेगी, यह जानकर उसे प्रसन्नता ही हुई। न जाने कितनी बार उसने बटुए से निकाल कर विस्मृत प्रेमी के पत्र को पढ़ डाला। कानपुर आया और अपनी रिजर्वेशन स्लिप ढूंढती उसकी सहयात्रिणी अपनी 2 पुत्रियों और चुलबुली पुत्र को लेकर आंधी सी उसके डिब्बे में घुस आई। साथ ही कनस्तर, विदेशी पिल्ले चिपके बदरंग अधेड़ सूटकेस, विराट काय लंबोदर होल्डाल से कमरा खचाखच भर गया। एक क्षण में नया झकाझक चमकता कंपार्टमेंट अस्तबल बनाकर रख दिया था उस परिवार ने। नलिनी के मन में की जैसी क्षत विक्षित अवस्था थी, उसमें ऐसे बहुरूपी परिवार के लंबे सानिध्य की कल्पना उसे सहमा गई। वह स्वयं स्वभाव से ही सुघड़ थी। अव्यवस्था देखकर उसका तन बदन सुलग उठता था, चाहे घर हो या अस्पताल। वह धूल की सामान्य परत या कागज का इधर उधर बिखरा एक छोटा टुकड़ा भी नहीं देख सकती थी, किंतु अचानक डिब्बे में घुस आई उस लापरवाह महिला को इधर उधर फैले अपने सामान की कोई चिंता नहीं थी। बच्चों को बैठाकर उसने उन्हें 3 केले थमा दिए और स्वयं नीचे उतरकर स्टेशन छोड़ने आई अपनी माँ को धारा प्रवाह पंजाबी में डांट टपट कर समझाने लगी। गाड़ी वहाँ अब और कुछ ही मिनट रुकेगी। सुनकर वह और भी तेजी से बोलने लगी थी। ऐसे काम नहीं चलेगा बीबी जी, तुम जितना दबोगी तीनों भाई तुम्हें उतना ही दबाएंगे, समझी? तुम कोई भीख नहीं मांग रही हो, अपना हिस्सा मांग रही हो। माँ निशब्द खड़ी रोती चली जा रही थी।
बीच बीच में अपने रेशमी सूट की सलवटें ठीक करती वह जालीदार दुपट्टे को आंखों पर रखकर सुबकने लगती। गाड़ी ने सीटी दे दी थी और पुरुष यात्री भी धीमी गति से स्टेशन छोड़ रही गाड़ी पर चढ़ने लगे थे, पर वह मर्दानी औरत अभी भी अपनी माँ को दुनियादारी की बारह खड़ी रटा रही थी। मम्मी मम्मी, गाड़ी चल दी है, जल्दी चढ़ जाओ। उसकी तीनों बच्ची घोंसले से चोंच निकाले चिड़िया के बच्चों से चहकने लगे, पर वह बड़े धैर्य से माँ की पीठ सहलाकर चलती गाड़ी में एक छलांग लगाकर चढ़ गई। लगता था उसे ऐसी चलती गाड़ी में चढ़ने का अभ्यास है। आप भी क्या बम्बई जा रही हैं बहन जी? उसने हंसकर पूछा। डॉक्टर टंडन ने केवल सिर हिलाकर स्वीकृति दी और चेहरे पर अखबार का तंबू तान लिया, किंतु उस वाचाल महिला को चुप करना हंसी खेल नहीं था। पल भर में ही वह खोद खोद कर डॉक्टर नलिनी टंडन की यात्रा के विषय में सब जान चुकी थी। नलिनी डॉक्टर है, बम्बई की किसी फैमिली प्लानिंग सेमिनार में भाग लेने जा रही है, यह जानकर वह बड़ी उत्सुकता से खिसककर उसी बर्थ पर बैठ गई। वाह, यह तो बड़ा अच्छा हुआ, भाग्य से आपका साथ मिल गया था। मैं सोच ही रही थी कि कभी कोई आप जैसी नरम डॉक्टर ने मिले तो राय लूं। वैसे आम तौर पर डॉक्टर ने ऐसी रूखी होती हैं कि कुछ पूछिए मत। नलिनी सिर झुकाए अखबार पढ़ती रही, किंतु उसकी उदासीनता ने उस महिला को हतोत्साहित नहीं किया। वह फिर धीमे स्वर में फुसफुसाई, क्यों बहन जी, लूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने तो जब से लगाया है बराबर तकलीफ रहती है। माँ की धीमे स्वर की फुसफुसाहट सुनकर उसके चुलबुले पुत्र की अकाल परिपक्व आंखें चमकने लगी और वह भी अपनी सीट छोड़कर माँ से सटकर बैठ गया। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी अधूरी ही छोड़कर वह महिला अपने पुत्र की फरमाइश पूरी करने को खाने की कनस्तरी खोलने लगी। नलिनी का दिल डूब गया। लंबी यात्रा में वर्षों के भूले बिसरे रोमांस को आंखों में मूंदकर फिर से एक बार देखने के सारे सपने चूर चूर हो गए। ऐसी सांघातिक क्षुधा से बुभुक्षित ऐसा स्वस्थ परिवार उसने पहले कभी नहीं देखा था। आप भी कुछ लीजिए ना। उसने एक प्लेट में साथ लाई गई नाश्ते की सामग्री सजाकर नलिनी की ओर बढ़ाई। नहीं जी, धन्यवाद, मुझे जरा भी भूख नहीं है। नलिनी का स्वर कुछ रूखा ही था, किंतु उसकी रुखाई इस बार भी उस महिला की तेल लगी और गेंडी की सी खाल पर फिसलती धरा पर छिटक गई। जी, ट्रैवलिंग के तो दो ही मज़े हैं, खाना और सोना। दो उबले अंडे, 2 पुष्ट पंजाबी पराठों की स्वस्थ तहों को भींच उसने अपने खरगोश जैसे दांत गड़ा खींचने बोर दिए। मम्मी, नानी जी ने बिस्कुट भी तो रखे थे, और केक। पुत्र ने मक्खन की आधी टिकिया मुंह में ऐसी ठूस ली कि स्वर अवरुद्ध होकर आंखें बाहर को निकल आईं। नानी जी ने केक बिस्कुट ही नहीं, लगता था कानपुर की कोई छोटी मोटी बेकरी ही आनन फानन उस कनस्तरी में ठूस दी थी। अंडे, पराठे, रेवड़ी, गजक, बिस्कुट, केक, भकोस, बकरा खाए अजगर से ही बच्चे इधर उधर पसर गए तो वे अपनी चौड़ी हथेली में सौंफ सुपारी का मैत्रीपूर्ण प्रस्ताव लिए फिर नलिनी की ओर बढ़ाई। इस बार नलिनी जैसे हार गई। आप क्या बम्बई घूमने जा रही हैं? नलिनी ने पूछा, और उसी प्रश्न का प्रशय पाकर उसकी सहयात्रिणी ने उसे पूरी क्रेडेंशियल थमा दिए। उसका नाम मिसेस कोचर है। वह स्वयं बम्बई के रिजर्व बैंक में काम करती है। कानपुर में उसका मायका है। भारत विभाजन की उन्हीं शरणार्थियों में उसके मायके का परिवार भी भारत आया, जिनका सब कुछ वहीं रह गया था। आंवले की चटनी से रोटियां खा खा कर हमने दिन काटे जी। आज कानपुर में लाखों का बिजनेस है। पापा जी नहीं रहे, इसी से वही बिजनेस अब बीबी जी की दुश्मन बन गई है। भाइयों में दिन रात झगड़ा चलता है। बीबी जी बेहद सीधी हैं और दोनों भाई इन्हीं की सिधाई का फायदा उठाकर पूरी जायदाद हड़पना चाह रहे थे। यही खबर पाकर मैं कानपुर आई थी। मेरे पति तो इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। और फिर वह एक लंबी सांस लेकर कनखियों से नलिनी की ओर देखने लगी। जैसे उसकी उत्सुकता का सामान्य सा आभास पाते ही वह उसे अपनी संपूर्ण आत्मकथा थमा देगी, किंतु नलिनी ने चश्मा उतारकर आंखें बंद कर ली थीं। उसका अशांत मन स्वयं ही उसे स्मृति की किन किन अंधी सुरंगों में अंगुली पकड़ पकड़ कर घुमाने लगा था। कोमल गुदगुदे बर्थ पर लेटी वह जैसी 38 वर्ष की डॉक्टर नलिनी टंडन नहीं रही, 22 वर्ष पूर्व की षोडशी नलिनी बन गई थी। विपन्न स्मृति तीव्र गति से घुर्नियाँ खिलाती उसी नैहाटी, राजघाट, कृष्णानगर छोड़ती बरहमपुर के लिए जा रही थी, जहाँ ननिहाल की विक्टोरिया में गाड़ीवान नूर अली के
पार्श्व में बैठे छोटे मामा और छोटे मामा से सटकर बैठा मृगांक बार बार हाथ नीचे लटकाकर उसकी हिलती वेणी खींच लेता था। आकंद के झुरमुट, बेड़ूवन की लंबी कतार, जिनको चीरती सुरसुर करती बंगाल की दक्षिणी बातास वंशी सी बजाती उसकी लटों को छू जाती। क्यों रे भांजी, हमारे लिए लखनऊ की रेवड़ी गजक लाई है ना, और संदीला के लड्डू? कोचवान के पास बैठे मामा वहीं से चीख कर पूछते। हाँ हाँ, सब लाई हूँ मामा, नलिनी हंसकर कहती। लाल कागज में बंधी हड्डियाँ कम से कम 1 दर्जन लानी पड़ती थीं उसे। लाल पथरीली सड़क पर खड़खड़ाते विक्टोरिया तेजी से भागने लगती तो वह खिड़की से हाथ बाहर निकाल किनारे बैठे प्रणय के अद्धी की कुर्ती का छोर पकड़कर खींच देती। वही सिग्नल पाकर तरुण प्रेमी की लंबी अंगुलियां कुर्ते का छोर थामे सुर सुंदरी के नाजुक हथेली को थाम उसी मूक प्रणय पगा आश्वासन दे उठती। 4 मील की उस यात्रा के बीच विभिन्न प्रांतों के वे दोनों हाथ एक दूसरे से गुथे चले जाते। और फिर एक दिन उसी विक्टोरिया में कठोर पिता के पार्श्व में सहमी नलिनी गुमसुम बैठी स्टेशन चली जा रही थी। इस बार कोई भी उसे छोड़ने नहीं आया था। तीनों सालों वृद्धा सास और ससुर से लड़ झगड़ कर ही विधुर जामाता पुत्री को अपने साथ खींच ले गए थे। इसके बाद वह कभी ननिहाल नहीं जा पाई। उसे लगता था मझली मामी ने ही उसके पिता को पत्र लिखकर चुगली खाई थी। बड़ी मामी एकदम निरीह और भोली थीं। छोटी मामी उसकी समवयस्नी थी और मामी से अधिक उसकी सहेली थी। मझली मामी को उसका देव बनमन के साथ साइकिल पर बैठकर इधर उधर घूमना फूटी आंखों नहीं सुहाता था। पता नहीं बुढ़ापे में माँ भी कैसी सठिया गई हैं। वह मछली मामा से एक दिन कह रही थी, दिन डूबे तुम्हारी लाडली भांजी उसी मुँह मृगांक की साइकिल पर बैठे इधर उधर घूमती है। सुना, हरि बाबू के पोखर में तैरना भी सिखा रहा है राजनंदिनी को। ठीक है भाई, हमारा क्या, घर की कुंवारी लड़की तुम लोगों के पास आई है, कल कुछ हो गया तो तुम्ही लोगों की नाक कटेगी। और शायद उन्हीं की दूरदर्शिता ने मामा की नाक बचा दी थी। वह तो बहुत बाद में कटी, जब फूंक फूंक कदम रखने वाली मछली मामी की पुत्री चौधरी जिया उल हसन के बेटे उस्माल उल हसन के साथ ढाका भाग गई। और फिर देखते ही देखते नलिनी की ननिहाल की सुवर्ण लंका कैसे भस्म हो गई थी। अब तो शायद खाक भी नहीं बची थी। तीनों मामाओं को नेत्रहीना नानी के सामने ही उनकी प्रसादोपम हवेली के खंभे से बांधकर नक्सल पंथियों ने गोलियों से भून दिया था। उनका अपराध था उनकी जोतदारी समृद्धि का अटूट वैभव। यही नहीं, उनकी छाती में लिखनी डुबा उन्हीं दीवारों पर उन्हीं के रक्त से वे लिख गए थे, आम्बरा विप्लव चाई लाल सेलाम। चलते चलते उन्हीं में से एक दयालु हत्यारे ने नानी को भी गोली मार ठंडा कर दिया। तीनों मामियों का आज तक पता नहीं लग पाया था। ये सब समाचार उसे नूर अली कोचवान के बेटे अमीर अली ने ही दिए थे। वह लखनऊ के किसी होटल में काम करता था और बीच बीच में नलिनी से मिलने चला आता था। ननिहाल का वंश तो निर्मूल हो ही चुका था, पर देववर्मन, अमीर अली से उसने एक बार पूछा भी था, पर वह भी उसके विषय में कुछ नहीं बता पाया। तब कहाँ चला गया था वह? क्या इतने वर्षों में वह उसे एक पत्र भी नहीं लिख सका? निश्चय ही उसने विवाह कर लिया होगा। ऐसा सुदर्शन पुरुष क्या कभी कुंवारा रह सकता था? व्यंग्य से नलिनी के होठ टेढ़े हो गए। गाड़ी किसी बड़े स्टेशन पर रुक गई थी, नासिक रोड। ओह, यही स्टेशन तो था वह। उसने पूरा नक्शा खींचकर ही तो भेजा था। फला सड़क पर पपीते के पेड़ों से घिरा पीला बंगला, खपरेल की छत है और आंगन में खड़े अचले पीपल के विराट वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं दीवार तोड़कर एक और लटक आई हैं। बाहर एक बड़े से बोर्ड पर तदुगज केसरी का विज्ञापन है। नलिनी हड़बड़ाकर खिड़की से झांकने लगी। क्या पता ऐसे ही स्टेशन टहलने चला आया हो। फिर दूसरे ही क्षण अपनी बचकानी काल्पनिक उड़ान पर उसे स्वयं ही हंसी आने लगी। कैसी मूर्खा थी वह। उसने लिखा था कि वह मृत्युशैया पर पड़ा है, यहाँ कैसे चला आ सकता था? क्यों बहन जी, चाय शाय वाला दिखा कोई? यहाँ का बटाटा बड़ा गर्म गर्म बड़ा अच्छा लगता है, लोगी क्या? फिर उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए उसके सहयात्रिणी देखते ही देखते धम्म से नीचे कूदकर पास ही की दुकान से 2 हाथों में धुआं छोड़ते गर्म बटाटे बड़े के दोने ले आई। अरे, यह भी नहीं लेंगी? चखिए ना,
नलिनी ने इस बार भी उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, किंतु फिर भी उस आनंदी महिला का चेहरा मलिन नहीं हुआ। जानबूझकर ही नलिनी खिड़की थामे तब तक खड़ी रही जब तक गाड़ी ने क्रमशः गति तीव्र कर स्टेशन बहुत पीछे नहीं छोड़ दिया। भीतर गई तो पत्ते चाट चूटकर कोचर परिवार सुराही रिक्त करने में जुटा था। लंबी यात्रा की थकान से अब उनकी उत्फुल्ल चेहरे कुछ कुछ फीके पड़ने लगे थे। नासिक बहुत पीछे छूट गया था, पर नलिनी का कलेजा अब भी धड़क रहा था। मिसेस कोचर एक बार फिर उसका सिर चाटने बैठ गई थी। लंबी यात्रा के बीच सहयात्री एक दूसरे के प्रति कितने उदार हो जाते हैं, इसका अनुभव पहली बार नलिनी को हुआ। और कहीं ऐसी बकर बकर करने वाली महिला उसे मिलती तो वह उसे स्नब कर देती, किंतु आज उसकी बकर बकर भी उसे बुरी नहीं लग रही थी। चटपटे बड़े की मिर्च मसाले की चुटकियों ने मिसेज कोचर की तीखी जीवा को और भी प्रगल्भा बना दिया था। कुछ ही देर में वह नलिनी को बता चुकी थी कि वह अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट है। दिल्ली में बहन जी, मैंने इतनी बड़ी कोठी LIC से लोन लेकर अपनी ही हिम्मत से खड़ी कर दी। ऐसे ही मैंने नौकरी के लिए भी ससुराल वालों से झगड़ा मोल लेकर कमर कसी थी। न कसती तो आज मेरे ये बच्चे ऐसे फर्राटे की अंग्रेजी बोल सकते। गर्व से उसने अपने तीनों बच्चों को एक बार देखकर चट दृष्टि फिरा नलिनी के सुंदर गंभीर चेहरे पर निबद्ध कर दी। जितनी बार नौकरी के लिए इनसे कहते ये भड़क जाते, कहते हमारे घर के मर्द औरतों की कमाई पर नहीं पलते। पर मैंने इनके घर की औरतों का पालन देख लिया था जी। मैंने एक दिन चुपचाप अप्लाई कर दिया। क्वालिफिकेशन भी तो मेरी ऐसी वैसी नहीं थी। इकोनॉमिक्स में MA में फर्स्ट क्लास ली थी। चट से इंटरव्यू के लिए बुला ली गई और पट से छांटी भी गई। मैंने सोचा अब ज़रूर हंगामा होगा, पर ये दफ्तर के लिए तैयार हुए तो बोले तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तुम्हारे दफ्तर छोड़ दूंगा। मैंने तो ये देखा है बहन जी। वह अपना अनुभूत नुस्खा नलिनी को थमाती तकिया ऊंचा करके बैठ गई। मर्दों से किसी मनचाही बात के लिए लाख गिड़गिड़ाकर मिन्नतें कर लो, कभी सीधे मुंह से हाँ नहीं कहेंगे। अगर हिम्मत करके अपनी मनचाही कर लो तो खुद ठंडे पड़ जाएंगे। अब 10 साल से ठाठ से नौकरी कर रही हूँ। एक मकान बनवाकर 2000 रुपये महीने पर किराए पर उठा दिया है। एक फ्लैट बम्बई में ले लिया है। बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में आला तालीम पा रहे हैं। अपना शौक अपने पैसों से पूरा करती हूँ। पर दुख एक ही बात का है बहन जी, मर्द की जात ही मतलबी होती है। मतलब साधा और पीठ फेर ली। अब इतनी बड़ी कोठी बनवाने में मैंने कौन कौन से दुख नहीं झेले। फरेबी ठेकेदार ने झूठे दस्तखत का जाल बिछा मेरी मिट्टी पलीद करने में कोई कसर छोड़ी थी। 2000 मजदूरों का घेराव करा, मेरे नारे लगवा दिए थे मुए ने। सुशीला देवी मुर्दाबाद। उधर उसी रात की गाड़ी से मेरा बम्बई का रिजर्वेशन हो चुका था, पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। बच्चों का हाथ पकड़ा और पिछवाड़े के दरवाजे में ताला मारकर बाहर निकल गई। 2 कदम पर एक विदेशी राजदूत की कोठी थी, वहीं घुस गई। भाग्य से वह राजदूत अपने लॉन में ही टहल रहा था। मुझे देखा तो चट से बढ़ाया। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मेरी कहानी सुनी तो बच्चों के साथ मुझे भीतर ले गया। वहीं से फ़ोन कर मिनटों में पुलिस का घेरा डलवा दिया। यही नहीं, हमें अपने साथ डिनर खिलाकर खुद स्टेशन पहुंचा दिया। एक हमारे हिंदुस्तानी पड़ोसी भी थे, जिन्होंने नारे सुने तो खिड़कियां दरवाजे बंद कर दरारों से तमाशा देखने लगे। और एक यह अनजान विदेशी था जिसने विपत्ति में हमारी बाह थाम ली। पर परायों को क्या दोष दूं बहन जी, यहाँ तो अपना सोना खोटा निकला। ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलती घर पहुंची तो देखा मेरे पति आराम से चादर ताने सो रहे हैं। मैं बहुत कम रोती हूँ, पर उस दिन तो मैं इतना रोई कि मेरी हिचकियाँ बंध गईं। पति की उस अतीत की उदासीनता का स्मरण कर सहसा उसकी आंखें गीली हो आईं। चश्मा उतारकर वे कांच पहुंचने लगी तो नलिनी ने देखा अब तक मोटी लेंस में छिपी वे बड़ी बड़ी आंखें सचमुच ही शरबती थीं और पलकें लंबी लंबी थीं। निश्चय ही वह यौवन काल में आकर्षक रही होगी। फिर वे चश्मा पोंछती हृदयहीन पति की और भी अंतरंग परतें उधेड़ने लगी। मुझे तो लगता है बहन जी, जैसे जैसे मर्द की उम्र बढ़ती है उसकी शौकीनियाँ भी बढ़ने लगती हैं। कभी कभी तो मैं तंग आ जाती हूँ। बच्चे सयाने हो गए हैं, फिर आप तो जानती हैं बम्बई में फ्लैट क्या 2-3 बेडरूम की सुविधा देते हैं, ले देकर एक ही बेडरूम है। वे और भी मुखरा बनी। शायद नलिनी को अपनी वैवाहिक जीवन की प्रत्येक समस्या समझाने पर तुली जा रही थी कि उसका लड़का धम्म से नीचे कूद आया। मम्मी, हम सुबह 6 बजे वाली बेड टी लेंगे। आपने बैरी से कह दिया है ना?
और हमें अभी भी भूख लगी है। जब देखो तब मरे को भूख ही लगी रहती है। हाय, ये कोई वक्त है भूख का? चल सो जा ऊपर। पर उसकी जिद्दी पुत्र ने स्वयं ही नानी जी की उदार कनस्तरी खोलकर बिस्कुट का पैकेट निकाला और बंदर जैसी फुर्ती से उचककर ऊपर चढ़ गया। देख रही हैं ना, यही हाल लड़कियों का है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। बोर्डिंग में हम भी रही बहन जी, पर मजाल है जो कभी वीना जी की आंख के इशारा बिना इधर उधर बैठी हूँ। एक चवन्नी खर्चने में भी कलेजा दरकता था, और एक ये है नित्य नए कपड़े, वह भी ऐसे फकीरों की कंपनी से अल्लम गल्लम। किसकी चोटी किसका तेल। एक तो मुई बम्बई के सब स्कूलों में कोएड की भीड़ है, इसी से बच्चे और बहक गए हैं। मैं इनकी उम्र की थी तो चोटी कूल्हों तक लटकती थी, और इन्हें देखिए एकदम हरिद्वार की जोगिनें बनी फिर रही हैं। उधर लड़कों के बाल देखिए तो कंधे तक अयाल लटकाए चले जा रहे हैं। आप तो डॉक्टर हैं, सच बताइए, आपको नहीं लगता कि आजकल लड़के जनाने और लड़कियां मर्दानी बनती जा रही हैं? इस बार नलिनी हंसी नहीं रोक पाई, पर मिसेस कोचर को उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। आप हंस रही हैं, पर देख लीजिएगा वह दिन भी दूर नहीं है जब ये मुँह लडूरे साड़ियाँ पहने कूले मटकाते इधर उधर डोलेंगे। मैं तो कहती हूँ आज जिसके बच्चे नहीं हैं वही सुखी है बहन जी। वह लंबी सांस खींचकर कहने लगी, मेरी बीबी जी कहा करती थी कि औलाद भी कभी कभी माँ की हौलाद बन जाती है। मुझे लगता है मैं भी बीबी जी की तरह अपनी औलाद की हवालात में बंद होती जा रही हूँ। वह फिर शायद नलिनी की ओर से कोई हुंकारा न पाकर अपनी पंजाबी संध्या गुनगुनाती पीठ फेर कर लेट गई। गाड़ी गहन अंधकार को भिद्दी धड़धड़ाती चली जा रही थी। गजभर की दूरी पर लेटी मिसेस कोचर की पार्श्व परिवर्तन को देखकर नलिनी समझ गई कि उसे नींद नहीं आ रही है। स्वार्थी पति की अन्यायपूर्ण उदासीनता जैसे दोनों को समान रूप से एक साथ डंक दे रही थी। कैसा आश्चर्य था कि जिसे कल तक नलिनी जानती भी नहीं थी, वही उसे अपने जीवन की परम अंतरंग घटनाएं इस विश्वास से सुनाती चली गई थी। किंतु दोष क्या उसका था? एक तो लंबी यात्रा का एकांत सहयात्रियों को बड़ी सहजता से मैत्री सूत्र में जकड़ देता है। उस पर भी दोनों स्त्रियां थीं। सामान्य सा परिचय भी एकांत के साहचर्य में दो स्त्रियों को ऐसे खुला मिला देता है जैसे वे वर्षों की पूर्व परिचित हों। अपने हृदय की अंतरम कक्ष की कुंजी फिर दूसरी को थमाने में नारी नहीं हिचकती। ऐसा निष्कपट आत्मनिवेदन कभी किसी पुरुष के लिए संभव नहीं होता। पुरुष क्या स्वभाव से ही सजग शंकालु नहीं होता? गहन मैत्री या पतिव्रता पत्नी का एक निष्ठ प्रेम भी क्या उसे पूर्ण रूप से कभी आश्वस्त कर सका है? जहाँ प्रिय वाक्य प्रदान मात्र से ही किसी नारी का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ पुरुष हृदय की गहराई सहज में ही नहीं नापी जा सकती। नारी के इसी स्वभाव दौर्बल्य का तो संसार आए दिन लाभ उठाता है। पास ही लेटी करवटें बदलती सहयात्रिणी की व्यथा सहसा नलिनी की स्वयं व्यथा बन गई। उसने कनखियों से देखने की चेष्टा की। मरियल सी रुग्ण ज्योत्सना अंधेरे कमरे को आलोकित कर गई थी। मिसेस कोचर दोनों हाथ छाती पर धरे गहरी नींद में डूब गई थी। लगता था हृदय का व्यथा पात्र नलिनी के सम्मुख रिक्त कर वह एकदम हल्की स्वप्नाकाश में विचरण करने लगी थी। काश वह भी अपनी व्यथा हल्की कर पाती, किंतु क्या ऐसा कर सकती थी वह? उसके स्वार्थी पति का अपराध क्या मिसेस कोचर के पति के अपराध से अधिक जघन्य नहीं था? पद्मा की कृतज्ञता किसी विष पूछी भाले की फाल की भांति आमूल उसके विदीर्ण वक्ष पर धसी तिल तिल उसे घुला रही थी। उसे निकालते ही फव्वारे सी रक्तधार उसी क्षण उसके प्राण ले सकती थी। इधर निरंतर बढ़ा जा रहा उसका रक्तचाप कभी भी अपने संभावित प्रहार से उसे धराशायी कर सकता था। अत्यधिक क्रोध, विषाद या उल्लास का अनियम किसी क्षण उसे स्ट्रोक का उपहार दे पंगु बनाकर छोड़ सकता था। इसी से जीवा और विवेक दोनों को वह संयम के चाबुक से साधती रहती थी, किंतु धीरे धीरे उसके हाथ का चाबुक जैसे नियति खिसकाती चली जा रही थी। क्या अंत तक वह उस अनजान स्टेशन पर उतर पाएगी? सारी रात उसने करवटें बदलकर ही काट दी। सुबह के धुंधलके में पल भर को झपकी पलकें फिर स्वयं ही खुल गईं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। उस संबोधन से नलिनी चौंक कर उठ बैठी। मिसेस कोचर जगकर अपने बर्थ पर बैठी हंस रही थी।
रात की उदास चेहरे का मालिन्य उसकी स्वच्छ उजली हंसी से धुल पुछ गया था। अच्छे जुलाब की तत्परता जैसे बदहजमी से धुंधले पड़े चेहरे की त्वचा को चिकनी बना देती है, ऐसे ही रात के कन्फेशन से मिसेस कोचर की प्रौढ़ चेहरे की त्वचा में एक कुंवारा निखार आ गया था। बस कुछ ही घंटों की बात है, वह कहने लगी। गाड़ी राइट टाइम पर पहुंची तो हम 1 घंटे में ही बीटी पहुंच जाएंगे। आपको कोई लेने आएगा क्या? नहीं तो हमारे साथ चलिए ना, कोई कष्ट नहीं होने देंगे आपको। वह फिर हंसी और नलिनी को पहली झलक में साधारण लगा वह चेहरा सहसा असाधारण रूप से आकर्षक लगने लगा। चलूं, ब्रुश कर हाथ मुंह धो लूं। आप भी फारिग हो लीजिए बहन जी, नहीं तो ये कॉरिडोर वाले फर्स्ट क्लास के बाथरूम तो अब 3rd क्लास से भी बदतर हो गए हैं। रेगुलर क्यों लगा रहता है। वह हाथ में साबुन तौलिया ले अपनी कोल्हापुरी चप्पल फटर फटर करती चली गई। ट्रेन किसी लंबी अंधेरी सुरंग से गुजर रही थी। पल भर का वह घटाकोप अंधकार नलिनी की तृप्त ललाट पर ब्यूटी कोलोन किसी ठंडी पट्टी रख गया। काश यह गाड़ी आज उसके साथ सदा के लिए किसी ऐसी अंधी सुरंग में खो जाती। किंतु सुरंग का क्षण स्थायी अंधकार विलीन होते ही मिसेस कोचर की दोनों पुत्रियां नीचे उतरकर माँ की बर्थ पर बैठ गईं। नलिनी ने प्रकाश में पहली बार उन्हें ठीक से देखा। दोनों ही अपनी माँ से कहीं भी नहीं मिलती थीं। न उन्हें मिसेस कोचर की तीखी नाक और बड़ी बड़ी आंखें मिली थीं, न उज्ज्वल परिच्छिन्न रंग। एक तो उनकी अटपटी वेशभूषा ने उन्हें और भी अनाकर्षक बना दिया था। सड़क पर फिरने वाले आवारा छोकरों से कर्तित केश, जिन्हें भी छोकरों की भांति बार बार गर्दन झटक कर पीछे फेंक रही थीं, मुहासों से असमय ही खुरदरे पड़ गए कपोल, जैसे पैर रगड़ने वाला पथरीला छामा हो। श्यामल देह कांति को और भी श्यामल बना रही गहरे नीले रंग की 1.5 गज पांचों वाला हाथी पगा पजामा और चिटक पटियाला पिंक खद्दर का गुरु कुर्ता। गाय भैंसों के कंठ में झूलने वाली मनकों जैसी मालाएं गले में हिलाती वे जगती ही स्कॉच एंड सोडा की धुन को ले लेकर बहस बहस में भिड़ गई थीं। चल हट, ये लाइन ऐसे गाई जाती है। हट, ऐसे है, आने दे मम्मी को, अभी पूछती हूँ रिकॉर्ड प्लेयर किस सूटकेस में है। बोल कितने की शर्त? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हंसती हुई मिसेस कोचर पेटीकोट पर ही साड़ी लपेट कर आ गईं और रॉबीली माँ के अप्रत्याशित आगम से तीनों अपनी शर्त भूल गए। गुड मॉर्निंग मम्मी। बच्चों की संवेद अभ्यर्थना से मिसेस कोचर का ताज़ा धुला चेहरा और भी निखर आया। थैंक गॉड, और कोई नहीं जगा था। हैड अ नाइस बाथ। ब्लाउज के भीतर से छोटा बटुआ निकाल उसने चाबी निकाली और अपना जीर्ण फाइबर का सूटकेस बाहर खींच लिया। सूटकेस का जीर्ण कलेवर ही बता रहा था कि स्वामिनी की भांति वह भी अपनी जीवन यात्रा के दौरान अनेक टक्कर खा चुका है, किंतु स्वामिनी की ही भांति वह भी किसी समय सुंदर रहा होगा। शायद नलिनी की कौतूहल दीप्त दृष्टि को मिसेस कोचर ने भांप लिया था। सूटकेस में लटके देश विदेश के बिल्ले देखकर नलिनी शायद सोचने लगी थी वह भी इन्हीं नामी होटलों में रह चुकी है। इसी से स्वयं ही हंस हंस कर मिसेस कोचर अपनी पोल खोलने लगी। बम्बई में ही आज से 8 साल पहले कुछ 40 रुपये में खरीदा था बहन जी, और बराबर सर्विस दे रहा है, चाहे कितने ही कपड़े ठूंस लें। वहाँ सिंधी गुजराती व्यापारी आए दिन विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं। लौटे और नए के नए सूटकेस बेच फिर दूसरे ले आए। कभी कभी बड़ी अच्छी चीज़ें हाथ लग जाती हैं। अब देखिए ना, यह फ्रेंच शिफॉन 80 में मिल गई। एक साथ ही किसी कुशल जादूगर की फुर्ती से मिसेस कोचर ने किसी शून्य से निकल रहे रेशमी रंगीन रुमालों की भांति 5-7 शिफॉन की साड़ियाँ निकालकर नलिनी को चमत्कृत कर दिया। गाड़ी बम्बई पहुँचने ही वाली थी। फुर्ती से स्वयं तैयार हो मिसेस कोचर ने देखते ही देखते अपने बच्चों को भी डांट डपट कर तैयार कर दिया। याद रखना लड़कियों, तुम्हें लेने तुम्हारे चाचा आएंगे। हमारे चाचा अगले महीने हमारे लिए मुसलमान चाची ला रहे हैं। मिसेस कोचर का पुत्र नलिनी के कान के पास फुसफुसाया। बहुत स्मार्ट है हमारी होने वाली चाची। विग लगाती और मिनी स्कर्ट पहनती हैं, एयर इंडिया में काम करती हैं। ठीक ही कह रहा है यह। एक लंबी सांस खींचकर मिसेस कोचर नलिनी की बर्थ पर बैठ गई। बहुत समझाया मैंने, ऐसा सुंदर है राजिंदर कि देखकर भूख भागती है। मैंने ही एक तरह से पाला है उसे।
एक से एक सुंदर पंजाबी लड़कियों से हमारा बम्बई समाज पटा पड़ा है, पर इस सिरफिरे को यही लड़की पसंद आई। स्मार्ट ही स्मार्ट है बस। पर भाई यह भी कैसी स्मार्टनेस कि पीठ कमर नंगी कर साड़ी कूल्हे पर टिका लूँ। हमने तो साफ साफ कह दिया है भाई, जब तक शादी नहीं होगी शौक से हमारे साथ रहो, फिर अपनी नई बिरादरी में अपना तंबू गाड़ना। हमें तो अपनी बेटियां अपने ही समाज में ब्याहनी हैं। हाउ कैन यू से दैट मम्मी? उसकी बड़ी लड़की शैतानी से माँ की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। मैं बताऊं, मिसेस कोचर का पुत्र उछल उछल कर चीखने लगा। इसका बॉयफ्रेंड भी मुसलमान है, यूसुफ, है ना दीदी? चल परे हट। मिसेस कोचर ने पुत्र को दूर धकेल दिया। अब आप ही बताइए बहन जी, कहीं मेरी लड़की की बारात आई और मेरी दौरानी नमाज पढ़ने बैठ गई तो मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी समधियाने में? हो कर हंसती दुहरी होती उसकी दोनों पुत्रियां एक दूसरे पर गिरी पड़ी जा रही थी। ये बम्बई बम्बई कहता उसका पुत्र आनंद से हाथ ताली देता नाचने लगा। स्टेशन पर उन्हें लेने उनका सजीला देवर उपस्थित था। नलिनी को लेने सेमिनार का बिल्ला लगाए एक रोबीली पारसी डॉक्टरनी आई थी। 2 दिन की परिचिता मिसेस कोचर से नलिनी विदा लेने लगी तो उसने पल भर को नलिनी की मुंदी हाथ पकड़कर एकांत में खींच लिया। मुझे कल गलत मत समझ बैठना बहन, आप भी ना जाने क्या सोच रही होंगी। रास्ते भर अपने पति की निंदा ही तो करती आई हूँ, पर यकीन मानिए उसके अन्याय का कड़ा चाबुक भी मुझे कभी एक हिंदू नारी के आदर्श से डिगा नहीं पाया। इतना मैं जानती हूँ बहन। फिर वह हंस हंस कर कहने लगी कि हम स्त्रियों के लिए हमारा नाम ही सब कुछ है। इसी से हम फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है कि कभी किसी की उंगली ना उठे। नलिनी हतप्रभ सी खड़ी की खड़ी रह गई। क्या यह 2 दिन की परिचिता उसे अनजाने ही अपनी सीखती रही थी? मिसेस कोचर का परिवार विदा लेकर टैक्सी पर सामान लदवाने लगा तो उसे लेने आई पारसी डॉक्टरनी ने कार का द्वार खोल दिया। किसी विदेशी सेंट की मधुर सुगंध ने नलिनी की चेतना को झकझोर कर जगा दिया। बम्बई की जनसंकुल सड़कों पर उनकी कार सर्राटे से भाग रही थी। सेमिनार से तो उसे कल छुट्टी मिल जाएगी, फिर क्या वह बम्बई घूमना चाहेगी? पारसी युवती ने बड़े उत्साह से पूछा। मैं आपको पूरा बम्बई घुमा दूंगी। बम्बई का और छोर मेरा जाना पहचाना है। नहीं, स्वयं अपना ही कंठ स्वर नलिनी को अनजाना लग उठा। मेरे एक मित्र मृत्युशैया पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई मस्ट गो टू हिम। ओह, आई एम सो सॉरी। उस मेजबान का स्वर अत्यंत नम्र होता अवरोह में उतर आया। आपके ने रिजर्वेशन करा लिया क्या है डॉक्टर टंडन? यहाँ सहज में ही रिजर्वेशन मिलता नहीं। देख लेंगे, खड़ी खड़ी ही निकल जाऊंगी। खड़ी होने की जगह तो मिल ही जाएगी। जिस यात्रा में उसे जाना था रिजर्वेशन स्लिप भुलाकर जाना ही श्रेयस्कर था। अंततः यह हुआ भी था। किसी मंत्रपूत डोर से बंधी नलिनी उस अनजान स्टेशन पर उतर हाथ के मुड़े तुड़े पत्र की भौगोलिक व्याख्या दोहराती ठीक पहुंच गई थी। पीले जर्जर बंगले को देखकर उसके पैर सहसा अवश हो गए। अनहोते द्वारों की दरार से रेंगती मृत्यु के चिर परिचित अटपटी गंध से उसके अनुभवी नथुने फड़क उठे। जब से वह इस गंध को पहचानने लगी थी उसका डॉक्टरी पेशा स्वयं उसके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। जब उसने अचानक हाथ में आ गई अपनी इस विधाता प्रदत्त शक्ति का उल्लेख अपनी एक वरिष्ठ अधिकारिणी से किया तब वह ठठाकर हंस पड़ी थी। संसार में आज तक कौन सा ऐसा भाग्यशाली सर्जन जन्मा है नलिनी, जो निश्चय मृत्यु का ऐलान कर सका है? कभी दम तोड़ रहा मरीज भी इस दुनिया में लौटकर हमें हरा देता है और कभी हमारे प्रयास से मौत के मुंह से निकला मरीज फिर उसी मुंह में बंद हो जाता है। यही तो विज्ञान की पराजय है। डॉक्टर दारूवाला का गंभीर चेहरा उस दिन अपनी ताजी चोट का स्मरण कर और भी गंभीर हो उठा था। 2 ही दिन पूर्व उसकी अनुपम शल्य क्रिया को अंगूठा दिखाती मृत्यु उनकी लगभग स्वस्थ हो उठी एक युवती मरीजा को अपने साथ खींच ली गई थी। डॉक्टर दारूवाला की मृत्युंजयी शल्य क्रिया ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का सेहरा स्वयं ही पहनाकर आकाश पर उठा दिया था। रोगिणी के पेट में बमगोले सा मैलिग्नेंट ट्यूमर हो या पैर के बल अस्वाभाविक रूप से जन्मने को तत्पर कोई चित्ती शिशु स्वयं ही उनके रणचंडी के से व्यक्तित्व के सम्मुख थरथराकर हथियार डाल देती। किसी भी खातर कैंसर ग्रस्त दूषित अंग को काटना उनके लिए उतना ही सुगम था
जितना सेब की सड़ी गली फाक को काटकर दूर फेंक देना। फिर भी वह कभी कभी मृत्यु की छलनामयी पदचाप को पहचानने में चूक जाती थीं। उनकी सहायिका बनी नलिनी उन्हें कई बार ऐसे विषम क्षणों में चेतावनी दे चुकी थी। यह नहीं बचेगी डॉक्टर, आप इसके पति को बुला लीजिए। 30 वर्ष की स्वस्थ माँ पोस्ट ऑपरेशन की गहन निद्रा में डूबी थी। नाड़ी की गति घड़ी के कांटे से ताल मिलाती ठीक चल रही थी। हृदय की धड़कन, रक्तचाप उसे 100% आश्वस्त कर रही थी। कहीं भी आसन्न प्राय मृत्यु की सामान्य सी आहट भी नहीं थी। क्या? हुंकारते डॉक्टर दारूवाला की छोटी छोटी आंखों से आग्नेय लपटें निकलने लगी थीं। उनके छोटे छोटे कटे बाल उनकी गोलमोल चेहरे पर बिखर गए थे। उन्हीं की पढ़ाई छोकरी का ऐसा दुस्साहस कि उनकी अच्छी खासी पेशेंट को ऐसी मूर्ख चेतावनी दे गई। अपनी एक ही गरज से पूरे अस्पताल के स्टाफ को अचेत कर सकती थी डॉक्टर दारूवाला, किंतु नलिनी न डरी न सहमी। अपनी उसी आत्मविश्वास से अपनी चेतावनी फिर दोहरा गई थी। मैं ठीक कह रही हूँ, मृत्यु की गंध को मैं इधर एकदम ठीक पहचानने लगी हूँ। ओह, कैसे समझा दूँ आपको। और वह अचानक घबराकर रो पड़ी थी। यह कैसी विचित्र सिद्धि दे दी थी भगवान ने उसे। सिद्धि नहीं तो और क्या थी यह। एक तो नहीं, अब तक 50 केस में वह अपनी इस अनुभूति शक्ति की पुष्टि कर चुकी थी। कई बार उसकी आश्चर्यजनक भविष्यवाणी डॉक्टर दारूवाला को भी प्रभावित कर चुकी थी। फिर भी वह उसे हंसकर समझाने लगती। यह सब फ्लूक है नलिनी, कभी भी इसे सीरियसली मत लेना। इट विल बी द एंड ऑफ द गुड कैरियर। हमेशा याद रखो, हम चिकित्सक हैं। आसन्न मृत्यु को देखकर भी हमें उसकी उपस्थिति को अस्वीकार करना है, समझे? तुम विज्ञान की छात्रा हो और ऐसी मूर्ख बातों में विश्वास करती हो। ऐसा क्या कभी संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुनक्कर नलिनी एक बार फिर उनकी मुँह लगी छात्रा बन उठी थी। अभी आपने उस अद्भुत गणितज्ञ महिला का अपूर्व प्रदर्शन नहीं देखा था क्या? विज्ञान कौन सी दलील से जीत सका है उसे? आप चाहे माने या ना माने, मृत्यु की एक अनोखी गंध पा लेती हूँ मैं। और फिर उस मरीज की नसों में मोटी मोटी सुइयाँ घुसा ब्लड चढ़ाने की उलट बांसी करने को मेरा मन नहीं मानता। जब जा ही रही है तब शांति से ही क्यों न जाने दूं बेचारी को। ना हो तो एक मॉर्फिन या पैथेडीन का इंजेक्शन। ओह मूर्ख लड़की, आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। अधेरे से डॉक्टर दारूवाला ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोर दिया था, किंतु नलिनी अपनी उस विधाता प्रदत्त अमोघ शक्ति की सत्यता को कई बार परख चुकी थी। आज वही गंध उसे सहसा पीछे धकेलने लगी। तब क्या उसने सच ही लिखा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि मृत्यु उससे भी पहले वहां पहुंच गई हो? कैसी अमानवीय स्तब्धता थी। सूखा लॉन, बरामदे में पड़ी अध टूटी आराम कुर्सी का जर्जर पेट किसी कमोड की ही भांति नीचे लटक आया था। द्वार के अंधमुदी कपाट से नीचे लटका एक जीर्ण पर्दा रह रहकर हवा में हिल रहा था। एकदम ठीक ही नक्शा खींचकर भेजा था उसने। ददुगज केसरी का विज्ञापन, बिजली से दग्ध अश्वत्थ तरु और किसी पीलियाग्रस्त रोगी का सही पीला रुग्ण बंगला। आश्वस्त होकर वह पर्दा उठाने बढ़ी और फिर स्वयं ही ठिठक गई। ऐसे भीतर जाना क्या ठीक होगा? मृगांक की पत्नी, बच्चे, आत्मीय स्वजन उस अपरिचिता को देखकर 10 सवाल पूछ सकते थे। मन ही मन उसने अपने भीरू चित्त को फिर दिलासा दिया। यदि वह पत्नी आत्मीय स्वजनों की भीड़ से घिरा होता तो क्या उसे ऐसा पत्र लिख पाता? मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने खंकड़ से द्वार की साकल हिलाकर पूछा। कैसा आश्चर्य था। जिस ठसकीदार डॉक्टरनी के कमरे के बाहर लंबी क्यू में खड़ी रोगिणी ऐसे सहमे कंठ से यही प्रश्न पूछती थी, वही डॉक्टरनी आज स्वयं दीन स्वर में वही प्रश्न पूछती स्वयं एक मरीज का द्वार खटखटा रही थी। कोई उत्तर नहीं आया। केवल पुरवाई की तेज झोंके ने पर्दा बड़े औदार्य से उठा दिया। वही परिचित स्पष्ट मृत्युगंध फिर जैसे उसी हाथ पकड़कर भीतर खींच ले गई। तो यह था शिवानी जी द्वारा रचित कहानी केया का पहला भाग। बहुत जल्द उपस्थित होंगी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर।